गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि ज़बरदस्त होंगे। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था। आज हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू मेन पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम क्लास 12 सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1। और पूरा हमारा टारगेट होगा वेव फ्रंट को समझाना और टाइप ऑफ वेव फ्रंट को डिटेल में समझना। ये दो टॉपिक हमारा आज का गोल है और नेक्स्ट के 2 वीडियोस में हमारा ये वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आज के टारगेट को अचीव करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और वेव ऑप्टिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 है, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, हेडिंग लगा लीजिएगा। वेव फ्रंट एंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन प्रीवियस क्लास को कोरिलेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं अपने प्रीवियस क्लासेस को एक बार कंप्लीट कर देता हूँ ताकि एक पकड़ बन जाए, एक हमारे इस टॉपिक में चैप्टर में पकड़ बन जाए। हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में कि ये कहानी, ये जर्नी स्टार्ट होती है 1650 के न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से। थोड़ा सा प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा देख लीजिए, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और यहाँ पर न्यूटन साहब ने जो फैक्ट बोला है वो फैक्ट नंबर 1 बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, बेसिकली वही सिंपल। और ज़रा ध्यान समझिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। फिर दूसरी चीज़ें इन्होंने प्रूफ किया कि ये टीनी पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, टीनी पार्टिकल्स का जो लाइट होती है वो टीनी पार्टिकल्स का ग्रुप होती है। और एज वेल एज इन्होंने बताया इसका 2 प्रमाण, बहुत ध्यान समझिएगा, एक रिफ्लेक्शन लॉ, दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 2 फिनोमिना इस बात का प्रमाण है कि लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल है। जो लाइट है वो पार्टिकल है, या फिर ये रे नेचर को शो करता है, रे नेचर को। ठीक, रे नेचर, ये रे ऑप्टिक्स के तहत था। इसके बाद फिर ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी रही, ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी रही, आपस में मतभेद चलता रहा, साइंटिस्ट लोगों के बीच विवाद अपवाद चलता रहा। और फिर ये कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो इन्हीं के समकालीन अप्रॉक्सीमेट 1665 में, मतलब 1665 के आसपास, उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस, क्रिश्चियन हाइगेंस इन्हीं के समकालीन रहते हैं। और हाइगेंस साहब सीधे आते ही कहते हैं कि जो लाइट है ये रे ना हो करके ये क्या है, वेव है। जो लाइट है ये रे ना हो करके वेव है। यहाँ पे वेव थियोरी का जन्म होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये 1665 में एक तरह से वेव थ्योरी का स्टार्टिंग हो जाती है, वेव थ्योरी का। हाँ, वो अलग बातें हैं कि एक्सेप्टेंस में नहीं रहा, वो अलग मुद्दा है। ठीक, तो यहाँ पर वेव थियोरी के बारे में बातें रखी गई और इन्होंने अपना कुछ प्रिंसिपल दिया, अपना कुछ प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल कहते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल। एक्सेप्टेंस में ये बातें इसलिए नहीं रही क्योंकि इन्होंने गलती से जो मैकेनिकल वेव को माना है, इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है, और इस मैकेनिकल वेव को इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव मान लिया था, लॉन्गिट्यूडिनल। बस यही इनका फेल्योर बन जाता है और यहाँ पे इनकी बातें कट जाती हैं। हाँ, वो ये सही है कि लाइट वेव फॉर्म को प्रूफ करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ के लिए 1804 में एक एक्सपेरिमेंट होता है, 1804 में। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1804 में, मतलब वेव ऑप्टिक्स की थियरी इस समय आ गई थी जब पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन साहब जवाब दे रहे थे। पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, उन्हीं के समकालीन साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन हाइगेंस। और हाइगेंस ने क्लियर बोला कि लाइट हमारी वेव होती है। कैसे है इसका बहुत इन्होंने जवाब प्रमाण अपना देने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं रहा क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा फेल्योर बस कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लिया था। यही इनका सबसे बड़ा फेल्योर साबित होता है। लेकिन 1804 में 150 साल बाद इनकी आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि न्यूटन साहब भी मर चुके थे और हाइगेंस साहब भी नहीं उस समय पृथ्वी पर थे। 1804 में हमारा एक्सपेरिमेंट आता है थॉमस यंग का, थॉमस यंग का। और थॉमस यंग का YDAC एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस रहा है इस बात को, YDAC एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बात का बिल्कुल 100% प्रमाण दे देता है कि लाइट हमारी वेव है। ये 100% इन्होंने प्रमाण दे दिया कि लाइट वेव है, पार्टिकल तो नहीं है। इस बात का जवाब इनको यहाँ पे मिल जाता है, क्लियर कट। फिर इसके बाद 1865 में, इसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। 1865 का जब दौर आता है, मतलब इसी के समकालीन के जस्ट बाद, जैसे हमने कहाँ तक पढ़ा 1804 में थॉमस यंग ने YDSA एक्सपेरिमेंट दिया, या आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस फिनोमिना है। लेकिन अब दूसरे स्लाइड में देखिएगा, ये कहानी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है। क्या आगे बढ़ता है देखिए। 1800 लगभग 1860 से 65 के आसपास, मतलब कि मैक्सवेल से थोड़ा सा पहले, जैसे मैं एक गेस दे दे रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। 1870-75 के आसपास, 1870-75 के आसपास, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे एक साहब आते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल बाबा, मैक्सवेल साहब। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब ओवरऑल ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इन्होंने कहा कि ये रेडिएशन है, लाइट जो है वो एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है। और दूसरा चीज़ फिर इन्होंने और प्रूफ के साथ कहा कि ये वेव प्लस रे दोनों का कॉम्बिनेशन है, वेव प्लस पार्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये कहानी मैक्सवेल साहब, लेकिन इन्हीं के आसपास एक और साइंटिस्ट हैं, इससे थोड़ा सा पहले के 5-10 साल पहले। तो कहा जाता है कि 1860 के दशक में, मतलब 1800, इनसे मैक्सवेल से पहले, मतलब ओवरऑल थॉमस यंग के बाद, देखिए 1804 में थॉमस यंग बाबा आए हैं, ये देखो थॉमस यंग। तो 1804 के बाद और 1865 से 70 के पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है फोको, फोको, उनका नाम है फोको, उनका नाम है फोको, इनका नाम क्या है भैया, फोको। और फोको साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोको एक्सपेरिमेंट, फोको एक्सपेरिमेंट। और फोको एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रमाण था, स्पेशली बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, 1860 में ये सिर्फ इस बात का प्रमाण था जिन्होंने न्यूटन का 100% विरोध किया, जिन्होंने स्पेशली न्यूटन साहब, जो न्यूटन कार्पस्क्यूल थ्योरी थी, इसका पूरी तरह से विरोध किया। कहा कि किसी मीडियम में, इन्होंने स्पष्ट प्रमाण के साथ जवाब दिया कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती नहीं है बल्कि कम हो जाती है। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। ध्यान समझिएगा, ये यही इनका एक्सपेरिमेंट है, डिक्रीज हो जाती है। अब आपको ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान समझिएगा, क्योंकि न्यूटन्स कार्पस्क्यूल थ्योरी में कहा गया है, न्यूटन ने जो गलती की थी वो ये कहा था कि मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है। न्यूटन्स कार्पस्क्यूल थ्योरी में कहा गया है कि मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन इसी बात का रिवर्स जवाब देते हैं कौन, फोको साहब। ये लिख लीजिएगा, फोको एक्सपेरिमेंट। और फोको एक्सपेरिमेंट 100% इस बात का प्रमाण था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है, जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहाँ पे वेलोसिटी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। इसी को इन्होंने नाम दिया फोको एक्सपेरिमेंट। और फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस में लाया गया कि हो सकता है न्यूटन से गलती हुई हो, लाइट वेव है। मतलब 1860 का जो ये भी एक्सपेरिमेंट है बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया पहली बार कि हो सकता है न्यूटन साहब से गलती हुई हो सकता है न्यूटन से गलती हो सकता है न्यूटन से गलती हो गई हो। लाइट जो हमारी है वो रे तो है ही है, लेकिन वेव भी हो सकती है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस में बातें ले ली गई, यहाँ पे बातें एक्सेप्ट कर ली गई। फोको ने बताया कि न्यूटन ने गलत पढ़ा दिया है भैया, उनमें संशोधन करो, करेक्शन करो। और फिर यहाँ पे बात क्लियर हुई कि हाँ, जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और यही चीज़ें मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, 1870 से 75 का मैक्सवेल इक्वेशन, फिर 1904 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो यही बातें मैंने बताया था। और इसके बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज़ वेव फ्रंट। यही हमारा क्लास है। और देखिए, ये ऐसे नहीं पढ़ना है, फर्जी में नहीं पढ़ना है कि कुछ भी पढ़ लिए। इसको अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो बेटा, तो ये 2 स्लाइड का आप लिख लेते, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। आई रिक्वेस्ट टू यू कि इसको लिख लेते, क्योंकि मैं इरेज करूँगा।
इन पॉइंट्स को हटाऊंगा ताकि मुझे जगह चाहिए। तो हम साइड में हैं, कैमरे में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख लीजिए एक रफली थीम, ठीक है। पहली स्लाइड और ये हमारी दूसरी स्लाइड, ठीक। इन दो बातों को आप लिख लीजिए। एक एरा है बेटा, ये पूरा एरा है, दो वीडियो को मिला के मैं कंबाइंड कर रहा हूँ, तो ये हो गया सारी चीज़ें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्लियर ऑल कर दिया और दूसरी स्लाइड भी हमें आवश्यकता थी तो हमने क्लियर ऑल कर दिया। अब फर्स्ट स्लाइड से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जब 1800 अप्रॉक्सीमेट जब क्रिश्चियन हाइगेंस ने कहा कि वेव है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज वेव। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज वेव। तो अगर लाइट वेव है तो क्यों एक्सेप्ट किया जाए, इसीलिए इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया और उस प्रिंसिपल की कुछ मुख्य बातें हैं वही हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे यही रीज़न है कि हम सबसे पहला कदम क्या करते हैं, हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ते हैं और हाइगेंस का प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि इनके प्रिंसिपल में दो टर्म आए हैं। मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके प्रिंसिपल में दो टर्म आए हैं। वो सबसे पहला टर्म है दैट इज़ वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट की थियरी, और फिर इसके बाद हम समझेंगे कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है। तो यही दो टर्म जिन बच्चों को समझ में आ जाता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नाम बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। वेवलेट्स क्या है भैया, सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहते हैं सर, सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स, ये देखो सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स को ही नाम दिया जाता है एज अ सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव मतलब कहने का मतलब शॉर्टकट ये है, या तो सेकेंडरी वेव बोलो या फिर वेवलेट्स बोलो। वेवलेट्स का मतलब ही होता है वेव से उत्पन्न होने वाली नई वेव। आगे समझाऊंगा। तो हम सिलेबस पर मूव ऑन कर चुके हैं। हाइगेंस ने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि लाइट वेव है, ऐसे ही कोई मुंह से बोल देगा तो बातें एक्सेप्ट हो जाएंगी। जरा सोचो एक बार, कोई ऐसे, अच्छा मैं जैसे मान लो मैं कह दूं कि मॉडर्न फिजिक्स गलत है, बात समझिएगा। मैं कह दूं कि मॉडर्न फिजिक्स गलत है, अल्बर्ट आइंस्टीन गलत पढ़ा के चले गए, आप बातें एक्सेप्ट कर लोगे क्या? मैं कह दूं कि न्यूटन गधा था जिन्होंने गलत लॉ दे दिया, मैं कह दूं कि अल्बर्ट ने गलत लॉ दे दिया, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे क्या? मैं जनरली कह दूंगा तो नहीं एक्सेप्ट करोगे ना। तो क्रिश्चियन हाइगेंस की बातें ऐसे ही नहीं नकारी गई, कुछ ना कुछ तो बोला होगा। तो उसी को हम पढ़ते हैं। लाइट अगर वेव है तो क्यों माने वेव है, तो इसीलिए हमें हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है। हाइगेंस प्रिंसिपल में कुछ बातें बताई गई हैं, उन बातों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि वेव फ्रंट क्या होता है और सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी क्या होती है। इसीलिए हम मूव ऑन करेंगे वेवलेट्स पर। तो चलिए वेव फ्रंट पर। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, सबसे पहले हम समझेंगे वेव फ्रंट। देखो इसको किताबों के नज़रिए से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत गड़बड़ा जाएंगे। हमारे लहजे से पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक, हमारे लहजे से। तो आपको पढ़ना क्या है, हमारे तरीके से पढ़ना है। हमें समझना होगा कि वेव फ्रंट क्या है। तो देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बातें अपने लहजे में लिखूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझो वेव फ्रंट क्या है। तो अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो तो लिखा है वेव फ्रंट। क्या लिखा है, वेव फ्रंट। तो मैं इसको सिखाता हूं, वेव का जो मुहाना होगा, वेव का सामने वाला जो मुहाना होगा, वेव का सामने वाला जो मुहाना, मुहाना मतलब सामने का मुंह। बड़ा खतरनाक पढ़ाते हैं बेटा, तरीका खतरनाक है। जब वेव चल रही है तो जो सामने वाला मुंह होगा, सामने वाला जो सरफेस होगा, वही कहलाता है वेव फ्रंट। ध्यान से समझिएगा,
सामने वाला जो सरफेस होगा उसी को कहते हैं वेव फ्रंट। तो ध्यान से समझना, वेव माने नॉर्मल वेव और फ्रंट माने मुंह। वेव के चलने पर सामने वाला जो मुंह दिखाई देगा दैट इज वेव फ्रंट। लेकिन ये थोड़ी ना एग्जाम में लिखना है। अब आओ इसको समझाते हैं। वेव ऐसे ऐसे चल रही है, वेव ऐसे ऐसे चल रही है, तो जो सामने का मुंह है वो यही तो होगा ना, दिस इज वेव फ्रंट। सामने का जो मुंह देखोगे वो यही ना होगा, वेव फ्रंट। ये देखो सामने का मुंह वेव फ्रंट, ये देखो वेव फ्रंट, ये क्या दिख रहा है, वेव फ्रंट। तो कहने का मतलब है जब वेव ट्रेवल कर रही है तो उसके सामने वाला जो फेस होगा, सामने वाला जो सरफेस हम देखेंगे दैट इज वेव फ्रंट। जैसे मान लो वेव ऐसे ऐसे चल रही है, बहुत ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक, वेव ऐसे चल रही है, यूं यूं यूं, वेव फ्रंट चल रहा है। तो वेव फ्रंट चल रहा है तो जो सामने वाला फेस होगा, देखो ऐसे यूं, ये ऐसे सामने वाला जो मेरे सामने ऐसे ऐसे आ रहा है, तो सामने वाला क्या है, वेव फ्रंट। वेव का जो मुहाना होता है दैट इज वेव फ्रंट। लेकिन डेफिनेशन अब समझते हैं। वेव फ्रंट का ये मतलब होता है, आइए डेफिनेशन पे समझते हैं। वेव फ्रंट, देखो वेव फ्रंट का मतलब होता है इट इज अ लोकस ऑफ, पहले ध्यान समझना, मतलब ये जो वेव फ्रंट है इट इज अ लोकस ऑफ, इट इज लोकस ऑफ, इट इज लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, ऑल सच पार्टिकल्स that vibrating in, that vibrating या फिर ओ आर ऑस्किलेटिंग, वाइब्रेटिंग और ऑस्किलेटिंग, ऑस्किलेटिंग इन सेम फेज, सेम फेज, सेम फेज इन मीडियम, इन मीडियम, मीडियम भी कहना पड़ेगा क्योंकि मीडियम के पार्टिकल में ही ये होगा। तो देखो ध्यान समझना, ये जो वेव फ्रंट होता है ऐसा मूवमेंट होता है, ध्यान समझिएगा, मतलब ये जो वेव फ्रंट है ये एक कोई ऐसा चीज है जहां पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, मतलब सच पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल्स का ऐसा मूवमेंट है, वाइब्रेटिंग है या ऑस्किलेटिंग है जो कि सेम फेज में होते हैं। और सेम फेज का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, फेज का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पड़ोसी भी साथ साथ ऊपर जाए, पड़ोसी भी साथ साथ ऊपर जाए, इसको कहते हैं सेम फेज। सभी लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब सबका फेज सेम है। और अगर सारे पार्टिकल नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये कहलाता है सेम फेज। तो ओवरऑल कहने का मतलब है अगर कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो देखो ये आगे पीछे मूवमेंट, ये पार्टिकल कोई है, पार्टिकल पी है, ये आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है। इसी के साथ साथ एक पार्टिकल कोई क्यू है, ये भी साथ साथ मूवमेंट कर रहा है आगे पीछे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कोई पॉइंट एस है, ये भी आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है, बस ध्यान समझिएगा। इन जो पार्टिकल्स का मैंने मूवमेंट लिया है पी क्यू एस पार्टिकल्स का, तो ये जो पी क्यू एस पार्टिकल हैं साथ साथ आगे जाएं, फिर साथ साथ पीछे आएं, फिर साथ साथ आगे जाएं, फिर साथ साथ पीछे आएं, फिर साथ साथ आगे जाएं, फिर साथ साथ पीछे आएं। कहने का मतलब वाइब्रेटिंग का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे मूवमेंट, क्या कहलाता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन। याद करो क्लास 11 का टॉपिक। तो वाइब्रेटरी मोशन में यही तो कहा जाता था कि मीन पोजीशन के अलोंग जो मोशन होता है ऊपर नीचे दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग मोशन या फिर आपका ऑस्किलेटिंग मोशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब था अगर कोई ऐसा लोकस जहां पे सभी पार्टिकल सेम फेज में हो दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कैसे समझेंगे, आइए इसको आगे अभी लिख के समझते हैं। इसके बाद हम कहते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है, एक चीज और देख लीजिएगा वेव फ्रंट के बारे में, अब ये थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। वेव फ्रंट की ये कहानी रिकॉल रखिएगा, वेव फ्रंट की ये कहानी रिकॉल रखिएगा। डेफिनेशन में पूछे तो आप ये भी लिख देंगे, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स दैट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज।
अब वेव फ्रंट में आप ये भी कह सकते हैं, वेव फ्रंट में आप ये भी कह सकते हैं, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन मीडियम, इट इज अ लोकस ऑफ, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन मीडियम सच दैट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो कहने का मतलब है इन सॉरी it is locus of all particles, it is a locus of all particles in medium which oscillating in same phase, ये हमारा कहलाता है वेव फ्रंट की डेफिनेशन। ये डिफाइन कुछ ऐसे है, कोई ऐसा लोकस जहां पे सभी पार्टिकल्स सेम फेज में मूवमेंट करें, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। जब हम पानी में, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको समझाने की मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। आप नदी, तालाब, पोखरे में चले जाओ, पानी है और यहाँ पे एक ईंट फेंक दो, ईंट। तो जब आप ईंट फेंकते हो तो ऐसे ऐसे रिपल्स बनती हैं, क्या ऐसे ऐसे रिपल्स बनती हैं उस पानी में, जो कि पूरे किनारों तक जाती हैं। याद करिए बचपन की कहानी, जब आप ढेला फेंक देते थे बीच में, ये देखो अद्धा फेंक दिया आपने, तो रिपल्स बनती थी वाटर्स की, और ये रिपल्स कुछ ऐसे ऐसे चलते हुए क्या करती थी, उस कॉर्नर तक पहुंच जाती थी, मतलब तालाब के कॉर्नर तक पहुंच जाती थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दो पोजीशन का, एक मैं बात करूँ ट्रफ का और एक मैं बात करूँ क्रेस्ट का, तो देखिए ये जो पॉइंट है ये ट्रफ है और ये जो पॉइंट है ये क्रेस्ट है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये ट्रफ है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्रेस्ट है। तो आप जरा इस वेव के मोशन को देखो, इस वेव के चलने के मोशन को देखो, तो मैं कह सकता हूं कि वाटर क्या है, मीडियम है। भाई वाटर क्या है, मीडियम, वाटर ही तो मीडियम है, और कुछ तो है नहीं मीडियम, तो वाटर हमारा मीडियम है। अब इस वाटर मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये देखो वाटर में क्या है भैया, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। और जब ये वेव चलती है तो आप ध्यान से देखो, जो ट्रफ वाला पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और जो उल्टा भूल गए, जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जो ट्रफ वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और ये ओवरऑल जो पानी का पार्टिकल है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे। ये जो पानी का पार्टिकल, ये एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे। पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे रिपल कर रहे हैं, और वही रिपल्स अगर आप देखो किसी एक पार्टिकल का देखो, तो एक पार्टिकल पहले ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर कुछ समय बाद वो नीचे की तरफ, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। तो ये सब सेम फेज का मतलब है, एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना। तो वेव फ्रंट क्या कहता है, वेव फ्रंट कहता है कि ऐसा लोकस जो क्या करे, सेम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करे, वो हमारा क्या है, वेव फ्रंट। लेकिन अभी मज़ा नहीं आया होगा, आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। और मान लो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, देखो ध्यान समझना, ये सोर्स है, बल्ब है, इसको तुम मन में सोच लो, ये बल्ब है बेटा, घर वाला बल्ब, और घर का बल्ब किसी कॉर्नर पे लगा है, तो ये पॉइंट सोर्स की भांति तरह कार्य कर रहा है, पॉइंट सोर्स की तरह। पी का मतलब पॉइंट सोर्स, ये जो लाइट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट सोर्स की तरह। और ये पॉइंट सोर्स की तरह जब बिहेव करेगा तो आप जरा सोचो इस पॉइंट सोर्स से कैसे रेस चलेंगे, जरा देखिएगा।
पॉइंट सोर्स से ऐसे रेज निकलेंगी, पॉइंट सोर्स से ऐसे रेज निकलेंगी, पॉइंट सोर्स से ऐसे रेज निकलेंगी, पॉइंट सोर्स से रेज ऐसे निकलेंगी। आप जरा इमेजिन करो कि जब पॉइंट सोर्स से रेज निकल रही तो वो कैसे निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं। ज़रा एक बात बताना, पॉइंट सोर्स से जब रेज चलती हैं तो स्ट्रेट लाइन में हर डायरेक्शन में जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से पिन या ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ, आप जनरलाइज वे में अगर देखो तो पॉइंट सोर्स से ढेर सारी रेस चल रही हैं, ये कुछ यूं, ये कुछ यूं, ये कुछ यूं, ये कुछ यूं। और बात करें अगर फेज़ का, तो फेज़ का मतलब है, अगर मैं मीडियम के पार्टिकल की बात करूं, जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल हैं, जैसे एयर का पार्टिकल ही इमेजिन कर लो, एयर का पार्टिकल ही इमेजिन कर लो, एयर का पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में जो एयर का पार्टिकल होगा, एयर का पार्टिकल सेम एज इट इज़ वही पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही पार्टिकल इतना डिस्टेंस, वही पार्टिकल इतना डिस्टेंस। और इस लाइन को ही हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब है हर तरफ के मीडियम के पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सेम डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेंगे जब लाइट चलेगी इन मीडियम। फिर से ध्यान से समझना, जब पॉइंट सोर्स से रेज चलती हैं तो वेव फ्रंट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सेम फेज वाले पॉइंट हैं इन द मीडियम, सेम फेज वाले पॉइंट। अगले स्लाइड में एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ये थर्ड स्लाइड में, उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ जाए। जैसे समझना कि ये आपका मीडियम है, एयर का पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू हाइगेंस बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ये एयर के पार्टिकल हैं, ठीक, ये बेटा एयर के पार्टिकल हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि जब कभी मैकेनिकल वेव चलती है तो डिस्टरबेंस पैदा करती है कि नहीं, बस इतना बताना। आपने पढ़ा है कि नहीं, वेव हो या मैकेनिकल वेव हो, ये जब चलती है तो मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब करती है कि नहीं, मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है कि नहीं, ओवरऑल डिस्टरबेंस पैदा करता है, डिस्टरबेंस। अब मुझे सिर्फ इतना बताना कि अगर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट वेव है तो मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा ना। अब हमने सोचा कि जो कोई मीडियम का पार्टिकल है, मीडियम का पार्टिकल हमने लगाया पॉइंट सोर्स, हमने लगाया बेटा पॉइंट सोर्स, पी का मतलब पॉइंट सोर्स। तो जब पॉइंट सोर्स से रेस चलेंगी, वेव चलेंगी, ऐसे को वेव चलेंगी। पॉइंट सोर्स से जब वेव चलेगी, क्या चलेगी, वेव। तो एक बात बताना, ये वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, और जब ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल्स को धक्का मारेगा कि नहीं, बस मुझे इतना जवाब दो, मुझे बस इतना जवाब दो। जब ये वेव ऐसे ऐसे चल रही, देख रहा हूँ मैं वेव चला रहा हूँ, ये जब वेव ऐसे चलेंगी तो ये पार्टिकल्स को धक्का मारेगा कि नहीं, डिस्टरबेंस पैदा करेगा कि नहीं। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब ये पार्टिकल्स को धक्का मारेगा तो जितना टाइम वो इस डायरेक्शन में पी में जाएगा, उतने ही डायरेक्शन में वो क्यू में भी जाएगा, उतने ही डायरेक्शन में वो आर में जाएगा, उतने ही डायरेक्शन में वो एस में जाएगा, और उतने ही डायरेक्शन में वो टी में जाएगा। और इस पी क्यू आर एस टी को जब मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पॉइंट सोर्स होता है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट वी विल गिव आउट थ्रू द मीडियम। और बात करते हैं, वेव अभी रुकी नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे बोला एक्स पॉइंट, यहाँ पे बोला वाई पॉइंट, यहाँ पे बोला जेड पॉइंट, यहाँ पे बोला टी पॉइंट। कहने का मतलब ये वेव रुकेगी थोड़ी ना, अब अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। तो जब अगले पार्टिकल के लोकस को देख रहे हो तो ये फिर से स्फेरिकल बन रहा है। सभी के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब वेव चलती है तो पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, उनके डिस्टरबेंस को पकड़ लो, उनके डिस्टरबेंस को पकड़ लो। जिस पार्टिकल का डिस्टरबेंस सेम डायरेक्शन में हो रहा हो, जिस पार्टिकल्स का फेज सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड सेम फेज, सेम पार्टिकल्स। और उन्हीं के लोकस को मिलाते जाओ, उन्हीं के लोकस को मिलाते जाओ, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, तो ये हमें मिलता है स्फेरिकल वेव फ्रंट।
तो पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट क्रिएट करता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी टाइप ऑफ वेव फ्रंट पे पढ़ेंगे, ध्यान समझो। ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है सेम टाइम इंटरवल में। आगे पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेम वेव फ्रंट में मतलब क्या करता है, पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। तो हम कहते हैं कि जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, जो ये लाइन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 1 2 3 4 आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स विच प्रोड्यूस ड्यू टू पॉइंट सोर्स, विच प्रोड्यूस ड्यू टू पॉइंट सोर्स। और एग्जांपल इसको क्लियर कर दे, एक और देखो। अच्छा मान लो कि अगर कोई रेज स्ट्रेट चल रही है, जस्ट स्ट्रेट, ध्यान समझिएगा। रेज हमारी कैसे चल रही है? स्ट्रेट। ये देखो रेज, अब की मैंने एज्यूम कर लिया कि रेज कैसे चल रही है? स्ट्रेट। तो एक बात बताना, रेज अब की बार स्ट्रेट चल रही है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, स्ट्रेट। ये रेस कैसे ट्रेवल करे? स्ट्रेट। तो एक बात बताना, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो जो ये पॉइंट होगा, जैसे मीडियम का पार्टिकल ही डिस्टर्ब होगा, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट P का, सेम टाइम इंटरवल, सेम वही चीज़ Q का, सेम वही चीज़ R का, सेम वही चीज़ S का, सेम वही चीज़ T का। कहने का मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में वेव चल रही है तो जरा बात समझिएगा। स्ट्रेट लाइन में वेव चल रही है, स्ट्रेट लाइन, वहाँ स्फेरिकल था, पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में वेव चल रही थी। जैसे पिछले केस में क्या था कि पॉइंट सोर्स से ऐसे ऐसे रेस चल रही थी हर डायरेक्शन में, तो वो स्फेरिकल बना रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने स्फेरिकल ना ले करके मैंने ले लिया स्ट्रेट वेव, मैंने ले लिया स्ट्रेट वेव। तो आप स्ट्रेट वेव में भी जरा समझने की कोशिश करो। एक बात बताना, जब स्ट्रेट वेव में पार्टिकल्स मूवमेंट होगा तो वो आगे पीछे होगा कि नहीं, जरा सोचो। अगर वेव सिर्फ आगे ही जा रही है तो पार्टिकल ऐसे आगे पीछे मूवमेंट करेंगे कि नहीं? क्योंकि धक्का मारेगा ना, वेव क्या करेगा? धक्का, ऐसे धक्का मारेगा। वेव ऐसे ऐसे चल रही है, वेव ऐसे ऐसे चल रही है, वेव यूं यूं करके वेव चल रही है। तो आगे के पार्टिकल को जब धक्का मारेगा तो पार्टिकल कैसे मूवमेंट करेगा? या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा और या तो वर्टिकल मूवमेंट करेगा। आप बात को समझिए, अगर वेव हमारी ट्रेवल कर रही है, वेव हमारी किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो या तो वो आगे पीछे का मूवमेंट करेगा और या तो ऊपर नीचे का मूवमेंट करेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल में कैसा वाइब्रेशन होता है? आगे पीछे होता है। याद करो बेटा, क्योंकि हाइगेंस ने लॉन्गिट्यूडिनल माना था, तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल कैसे मूवमेंट कर रहा है? आगे पीछे। तो जब आगे पीछे मूवमेंट करो तो वही मैं मिला रहा हूँ, ये PQRST, इन सबको मिलाओ तो ये क्या मिल गया? सेम लोकस। इन सभी का फेज क्या है? सेम। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल E, फॉर एग्जांपल यहाँ पे F, G, H एंड I। तो जब मीडियम के इन पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो ये सारे सेम फेज में हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सब क्या हैं? प्लेन वेव फ्रंट। तो कहने का मतलब है, अगर रेज स्ट्रेट चल रही हो, अगर हमारी रेज, ये सब बोला है हाइगेंस ने, ध्यान समझिएगा, ये सब बोला है हाइगेंस ने। हाइगेंस ने बोला कि अगर रेज कैसी चल रही हैं? पैरेलल। रेज कैसे चल रहे हैं? पैरेलल। OR रेज कैसी चल रही हैं? स्ट्रेट। बहुत ध्यान समझिएगा। रेज जो रेज हैं वो या तो पैरेलल चले या तो स्ट्रेट लाइन में चले। तो जब रेज हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वेव फ्रंट हमें प्लेनर मिलता है, हमें प्लेनर वेव फ्रंट मिलता है। ये देखो मैंने बना दिया प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक, प्लेनर वेव फ्रंट। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये क्या है? नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ये सब वेव फ्रंट हैं। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेव फ्रंट क्या है और वेव मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम इसमें और एडअप अभी करना चाहेंगे। चलिए अब हम टाइप ऑफ वेव फ्रंट के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वेव फ्रंट से तात्पर्य था कि जब किसी मीडियम के पार्टिकल का डिस्टरबेंस हो, किसी मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्टरबेंस हो, तो आप ऐसा लोकस लो, ऐसा सरफेस लो जिसके सारे पार्टिकल सेम फेज में हो, तो वो वेव फ्रंट है। ना समझ में आए तो यहाँ समझ लो। हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेव फ्रंट। टाइप ऑफ वेव फ्रंट लिख लो भैया, टाइप ऑफ वेव फ्रंट। तो टाइप ऑफ वेव फ्रंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इनको हटा दिया जाए। अब टाइप ऑफ वेव फ्रंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल।
सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो नाम से क्लियर हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तुरंत लिखो, तुरंत धन्य से खत्म। देखो ध्यान समझना, स्फेरिकल माने स्फीयर, और जब कोई पॉइंट सोर्स होता है, ध्यान से समझना बेटा, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब होता है किसी फिक्स पॉइंट से चलने वाली लाइट, पॉइंट सोर्स। तो एकदम बारीकी से समझना, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का एग्जांपल सबसे जबरदस्त है सन। पॉइंट सोर्स का सबसे जबरदस्त एग्जांपल है सन। और एग्जांपल समझना है तो बल्ब, बल्ब और मत लेना, एलईडी बल्ब ले सकते हो, मतलब या तो सन लो या तो बल्ब लो। तो पॉइंट सोर्स के केस में पॉइंट सोर्स का सबसे जबरदस्त उदाहरण है सन या फिर बल्ब। तो पॉइंट सोर्स से जो रेज ऑफ लाइट चलती है वो हर डायरेक्शन में चलती है। ये देखो ऐसा ऐसा चलता है, और ये पूरा स्फीयर है, ये स्फीयर है। अगर मैं बात करूं स्फीयर, एक बार आओ बना के तुमको दिखा देते, चलो चलो देखो ऐसे, देखिए ये 3D डायग्राम है, आप समझ जाओगे। ये देखो पॉइंट सोर्स से एक्चुअल में कैसा बनता है, मतलब स्फेरिकल बनता है। ये हटा देते हैं, रुको, ये मज़ा नहीं आ रहा है, सही डायग्राम नहीं है, इसको हटा दें। एक्चुअल में जब पॉइंट सोर्स से लाइट चलती है, एक्चुअल में जब पॉइंट सोर्स से लाइट चलती है, देखो स्फीयर के फॉर्म में, ये मैंने स्फीयर बनाया। अब देखिए थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखो हमने एज्यूम किया कि इसके सेंटर पे कोई लाइट रखा है, पॉइंट सोर्स, इसके सेंटर पे कोई पॉइंट सोर्स रखा है। तो जब पॉइंट सोर्स से लाइट चलती है ना, पॉइंट सोर्स से, तो पॉइंट सोर्स से हर तरफ रेस चलती है। अच्छा एक बात बताओ, जब सन हमारा लाइट छोड़ता है तो ये तो नहीं ना करता है कि सिर्फ इंडिया में लाइट भेजेंगे, यूरोप में भेजेंगे, अफ्रीका में नहीं भेजेंगे, ऐसा तो नहीं ना करता है। तो सनलाइट क्या करती है, हर जगह अपनी लाइट छोड़ती है, और वो भी हर डायरेक्शन में। तो थोड़ा इमेजिन करो, सन से रेज हर तरफ निकलती है। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पॉइंट सोर्स है, तो रेज ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में निकलता है। तो हम कहते हैं कि जब लोकस की बात करेंगे तो वो लोकस, आपको पता है क्या कहने का मतलब है? लोकस का मतलब ये था कि ये पॉइंट एक्स, 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 ये सभी सेम फेज में होंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना, सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट सेम है। एज इट इज ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट P की, 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 तो ये सब सेम फेज में है। तो यही हमारा लोकस है। और हमें पता चला कि हाइगेंस ने बताया था कि जब पॉइंट सोर्स से रेस चलती है, पॉइंट सोर्स से, तो पॉइंट सोर्स से यूं 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 यूं, जब पॉइंट सोर्स से रेस चलती है तो जो हमें वेव फ्रंट मिलता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन सेम फेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुआ तो डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद से एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरिजन टू छपाई लैंग्वेज। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए। पहला हमने समझा स्फेरिकल वेव फ्रंट, 2 से 3 बार मैंने समझाने की कोशिश किया स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है भैया? किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट चले, ये सन है, तो कुछ यूं हमारा मिलता है वेव फ्रंट, इसी को कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर दूसरा है, दूसरा होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो अब ये कब होगा प्लेन वेव फ्रंट? तो जब आप सन पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले जाओ, जैसे समझो, बहुत ध्यान समझना, पॉइंट सोर्स यूं लाइट छोड़ा, यूं लाइट छोड़ा, यूं लाइट, देखिए स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर ये ऐसे बढ़ते जाओ, 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 ध्यान समझना। पॉइंट सोर्स है, ये देखो, ये हमारा क्या है बेटा? पॉइंट सोर्स।
जब आप पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट से बहुत दूर चले जाते हो, गौर करना, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट से बहुत दूर, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ, ये यहाँ पर, यहाँ देखो, ये चीज़ देखो, जब आप पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट से बहुत दूर चले जाते हो तो वही स्फेरिकल वेव कैसा वेव फ्रंट बना लेता है, प्लेनर वेव फ्रंट। ये सब तुम्हारे प्लेनर वेव फ्रंट हैं। जब आप दूर चले गए वेव फ्रंट से तो ये सब प्लेनर हो गए। ये सब कैसे वेव फ्रंट हैं बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट। तो प्लेनर वेव फ्रंट का मतलब होता है कि किसी प्लेन में पाया जाने वाले वेव का फ्रंट, एक प्लेन में पाए जाने वाले वेव फ्रंट का जो चेहरा होगा दैट इज प्लेनर वेव फ्रंट। तो दूसरा हम समझेंगे प्लेनर वेव फ्रंट। अब प्लेनर कैसे बनता है इसको समझ लीजिए और छाप लीजिए, प्लेनर वेव फ्रंट। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक क्षमा करिएगा, वेव फ्रंट लिखा हुआ है। आइए देखें, जब हमारी रेज स्ट्रेट चलती हों, जब हमारी वेव स्ट्रेट चल रही हो, तो जब स्ट्रेट लाइन में वेव चलती है तो इन दिस केस वी विल गेट द प्लेनर वेव फ्रंट। ये नोट कर लीजिएगा, ये प्लेन है, ये हमारा क्या है, प्लेन है बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सब हमारे कैसे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। और ये कब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होगा जब आपकी रेस कैसी चल रही हो, पैरेलल। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेनर कब बनेगा, स्ट्रेट में, और आखिरी और सबसे लास्ट केस दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, आइए ये लास्ट देख लीजिएगा, सिलेंड्रिकल, और यही हमारा आज का गोल था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट सिर्फ तब मिलता है जब हमारा पॉइंट सोर्स कैसा हो, लाइन में हो। जब हमारी ये रॉड समझ लो, जो घर की रॉड नहीं होती बेटा, पहले के ज़माने में एक रॉड आती थी वाइट वाली, याद करो, पहले के ज़माने में एक रॉड आती थी, आज का भी रॉड ले लो चलेगा, जो हम लोग घरों में रॉड लगाते हैं, एलईडी रॉड मस्ट है, बस सोच लो, उसको मन में सोच लो कि अगर हमारा पॉइंट सोर्स एक लाइन में हो जाए तो ये कैसा वेव फ्रंट बनाता है, सिलेंड्रिकल। आओ देखो कैसे, ये हमारी रॉड है, घर की रॉड, तो ये रॉड कैसा मूवमेंट करेगा, देखो हर डायरेक्शन में वेव जाएगी, यहाँ पर भी वेव कैसे जाएगी, हर डायरेक्शन में। ज़रा इमेजिन करो, ये हर डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि लाइन है ना। आप ज़रा इमेजिन करो, ये देखो, ये मार्कर की तरह इमेजिन करो, ये आपको वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं और पास कर दे रहा हूँ कैमरे के, ये एक्चुअल में मार्कर है डिजिटल बोर्ड का। लेकिन अगर इसको तुम रॉड मानो, लाइट जलने वाला सोर्स ऑफ लाइट कैसा रॉड है, अलाइन में हो, जो पॉइंट सोर्स है, सॉरी जो लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स कैसे है, लाइन में है, लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। कैसे, क्योंकि हर डायरेक्शन में वेव चल रही है ना। लोकस के बारे में सोचो, लोकस के बारे में सोचो, यहां से रेज निकल रही, तो रेज ऐसे ऐसे भी निकलेगी, रेज ऐसे ऐसे भी निकलेगी, रेज ऐसे ऐसे भी, रेज ऐसे ऐसे भी, रेज ऐसे भी। जब लीनियर लाइट सोर्स होता है, जब लीनियर लाइट सोर्स होता है तो लीनियर लाइट सोर्स के केस में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है जो कि सेम फेज में होगा। कहने का मतलब अगर हमारी वेव यहाँ पे हर डायरेक्शन में चल रही है, हर डायरेक्शन में चल रही है, तो जो लोकस मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, देखो सिलेंड्रिकल, ए कुछ यूं, ये देखो ये यूं, और इसी को ज्वाइन कर दो, इसी को ज्वाइन कर दो, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले को पहले से मिला दो, दूसरे को दूसरे से मिला दो, तीसरे को तीसरे से मिला दो, तो ये कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आप कहोगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है, तो समझ लो ये हमारा एक लाइन सोर्स है। जब हमारी लाइट सोर्स कंडीशनल है बेटा, फिक्स है। आप कहोगे सर कैसे समझ जा रहे हैं आप, अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स, तो लीनियर सोर्स के केस में यू बनता है वेव फ्रंट। ये देखो पहला वेव फ्रंट,
फिर इसके बाद ये देखो दूसरा वेव फ्रंट ए यूं, फिर इसके बाद तीसरा वेव फ्रंट, ये हमारा तीसरा वेव फ्रंट। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे वेव फ्रंट तुम्हारा बढ़ता जाएगा। 3 वेव फ्रंट हैं, 1 2 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। और बीच में क्या है हमारा, लाइट सोर्स अलाइन में है। लाइट सोर्स हमारा कैसा है, अलाइन में है। जो हमारा लाइट सोर्स है वो अलाइन में बिलोंग कर रहा है। तो आप कहोगे सर ये कैसे समझ जाते हैं? बस कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर देखो ये मेरा हाथ सन की तरह है, सन सूरज की तरह, तो ये सन है, यूं वेव निकलेगी, 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 वेव हर डायरेक्शन में जाएगा। तो जब लोकस की बात करोगे तो सारे सेम डायरेक्शन में होंगे और सेम पॉइंट पे डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे पॉइंट सोर्स है ना, तो यूं वेव फ्रंट, फिर ये पार्टिकल यूं वेव फ्रंट सेम फेज, फिर ये पार्टिकल यूं वेव फ्रंट। और जब स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्लेनर वेव फ्रंट। और जब हमारा पॉइंट सोर्स लाइन में हो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये सारी बातें हाइगेंस ने बोला है, लिख लीजिएगा पहले हमारा लेक्चर। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस इन्होंने बताया था वेव फ्रंट के बारे में, सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स की कहानी नेक्स्ट क्लास पे होगा। वेव के सामने का मुहाना, जब वेव चल रहा है तो सामने वाला मुहाना। फिर हमने बताया कैसे ये होता है। पॉइंट सोर्स से रेज हर डायरेक्शन में चलती है, तो जब लोकस की बात करेंगे तो वो सेम फेज में होगा। लोकस की बात करेंगे वो सेम फेज, जैसे देखो ये पॉइंट सोर्स है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, तो इससे जब मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल सेम मूवमेंट में है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेव फ्रंट। ऐसे ही और आगे बनेगा, ऐसे ही और आगे बनेगा। तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल। और यही स्फीयर जब बहुत दूर चला जाता है तो स्ट्रेट वेव फ्रंट बनाता है, स्ट्रेट प्लेनर वेव फ्रंट बनाता है। और सिलेंड्रिकल कब बनता है, जब लाइन सोर्स हो। अब नेक्स्ट क्लास पे हम बात करेंगे कि हाइगेंस के प्रिंसिपल में मैंने लिखा तो है लेकिन अभी टाइम अब ज़्यादा हो गया है, तो हाइगेंस के प्रिंसिपल में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हाइगेंस प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या था और क्या क्या इन्होंने अजम्पशन माना था। अजम्पशन भी इन्होंने बहुत कुछ माना था, तो उन अजम्पशन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लिखने को आप लिख सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, मत नोट डाउन करिएगा, हम ही आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। बस अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब वेव चलती है ना, मन में बेटा सोचना है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, बस आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बार बार चीज़ें कोरिलेट कर रहा हूँ। बस आपके दिमाग में एक छोटी सी बात समझना है कि वेव इन्होंने माना है और वेव चलता है मीडियम में। कोई भी वेव कब ट्रेवल करती है, मीडियम में। तो हम कह सकते हैं ना कि जब वेव मीडियम में चलेगा तो डिस्टरबेंस पैदा होगा, डिस्टरबेंस पैदा होगा, मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे। तो अगर वो पार्टिकल सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन सभी के लोकस को मिला दो और वही लोकस आपका क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। तो जब वेव आगे जा रहा है तो सभी डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है, ये हाइगेंस ने बोला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगले क्लास पे डिस्कशन करेंगे। आज के टॉपिक में हमने समझा वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट का टाइप क्या होता है। नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हाइगेंस प्रिंसिपल।